हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूं आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक विभागों की। राजस्थान को कितने भौतिक या भू आकृतिक विभागों में बांटा गया है। तो आज हम अपने इस वीडियो में राजस्थान के भू आकृतिक विभागों के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान, यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान का रेखा चित्र यहाँ पर बना हुआ है और राजस्थान के प्रमुख जो भू आकृतिक प्रदेश हैं वो यहाँ पर सभी प्रदेशों को इस रेखा चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ हम राजस्थान के भौतिक विभाग का जो भाग 1 अर्थात इसको हम 2 खंडों के रूप में अध्ययन करेंगे राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेशों को। तो सबसे पहले आज हम राजस्थान के जो भू आकृतिक प्रदेश हैं, तो राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। और आप यहाँ मानचित्र देख सकते हैं, तो इसमें 4 भू आकृतिक प्रदेश, 4 बड़े भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला ये लिखा हुआ जो कि मरुस्थलीय प्रदेश है या रेगिस्तानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसको फिर आगे 2 वर्गों में विभाजित किया। इसके बाद में दूसरा जो बड़ा भौतिक प्रदेश है वो है अरावली श्रेणी, तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इस प्रकार से राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली श्रेणी, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इस प्रकार से राजस्थान मुख्य रूप से 4 भू आकृतिक विभागों में बांटा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इन 4 विभागों में से 2 विभागों के बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ आप बोर्ड पर देख सकते हैं 2 जो प्रमुख विभाग हैं, पश्चिमी रेतीला मैदान और आपका अरावली श्रेणी। ये दोनों ही पश्चिमी रेतीला मैदान, इसको हम मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से भी कह सकते हैं। तो ये मरुस्थलीय प्रदेश या रेगिस्तानी प्रदेश जो पहला बड़ा भौतिक विभाग है और दूसरा भौतिक विभाग अरावली श्रेणी, इन 2 का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे और शेष जो 2 हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम इनका विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो राजस्थान का सबसे पहला जो भौतिक विभाग है पश्चिमी रेतीला मैदान या रेगिस्तानी प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी और मुख्य रूप से पश्चिमी जो भाग है उसमें फैला हुआ है। और राजस्थान का लगभग 61% जो क्षेत्रफल है वो इस पश्चिमी रेतीले मैदान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा राजस्थान का जो भाग है वो पश्चिमी रेतीला मैदान या मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत शामिल होता है। ये पश्चिमी रेतीला मैदान और पश्चिमी रेतीले मैदान की जो पूर्वी सीमा है वो पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात इस पश्चिमी रेतीला मैदान का पूर्व की ओर जो विस्तार है वो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, जो कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से उसके समानांतर रूप से गुजरती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो पश्चिमी रेतीला मैदान है वो पूरब में 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा सीमांकित किया जाता है। ये पश्चिमी रेतीला मैदान, और आप यहाँ देख सकते हैं ये पश्चिमी रेतीला मैदान और ये अर्धशुष्क प्रदेश, यहाँ मोटे तौर पर वर्षा की मात्रा के आधार पर इस पश्चिमी रेतीले मैदान को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं पश्चिमी रेतीला मैदान को ही हमने 2 वर्गों में विभाजित किया, एक तो रेतीला शुष्क मैदान और दूसरा अर्धशुष्क मैदान या राजस्थान बांगर। तो इस प्रकार से हमने पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 वर्गों में बांट दिया, एक तो रेतीला शुष्क मैदान और दूसरा अर्धशुष्क प्रदेश। और इनके बीच में जो सीमांकन का कार्य है वो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा किया जाता है। अर्थात ये पश्चिमी रेतीले मैदान का जो रेतीला शुष्क प्रदेश है और इधर ये जो अर्धशुष्क प्रदेश है, इनके बीच में विभाजन का कार्य 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेतीला शुष्क प्रदेश है ये 25 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, वहीं अर्धशुष्क जो प्रदेश है ये 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है।
क्योंकि इस पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी जो सीमा है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा है। तो 50 सेंटीमीटर और रेतीले शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क के बीच में जो सीमांकन का कार्य है वो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पश्चिमी शुष्क रेतीला प्रदेश है या पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, ये वर्षा की दृष्टि से और भी कम वर्षा प्राप्त करने वाला या और भी अधिक शुष्कता वाला प्रदेश है। तो इस प्रकार से पश्चिमी रेतीले मैदान को हमने दो बड़े वर्गों में विभाजित किया। रेतीला शुष्क मैदान जो मुख्य रूप से 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला रेगिस्तानी प्रदेश है, और दूसरा अर्ध शुष्क मैदान है राजस्थान बांगर, जहां वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। अब जो रेतीला शुष्क मैदान है, इस रेतीले शुष्क मैदान को भी यहाँ हम देख सकते हैं दो भागों में बांटा गया है, या इसकी विशेषता के आधार पर इसको दो वर्ग किए गए हैं। रेतीले शुष्क मैदान में पहला जो वर्ग है वो है मरुस्थली और दूसरा है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो चूंकि ये जो पश्चिमी शुष्क मैदान है, रेतीला शुष्क मैदान है, इसमें भी अलग अलग क्षेत्रों में हम देखें तो इसकी धरातलीय विशेषताओं की भिन्नता के आधार पर इसको हमने दो मुख्य वर्गों में बांट दिया। एक रेतीला शुष्क प्रदेश, और ये रेतीला शुष्क प्रदेश जो कि इस पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के काफी बड़े क्षेत्र में है, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बीकानेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग, अधिकांश जैसलमेर का भाग, इसके अलावा बाड़मेर के भाग, तो ये जो है पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान या मरुस्थली प्रदेश के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और इस मरुस्थली में बालुका स्तूप पाए जाते हैं या रेत के टीले बहुतायत में पाए जाते हैं। अर्थात इस रेतीले शुष्क मैदान का जो मरुस्थली वाला भाग है, इसमें बालुका स्तूपों का पाया जाना इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। और यहाँ अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और बरखान तीनों ही प्रकार के बालुका स्तूप देखने को मिलते हैं। तीनों ही प्रकार के रेत के टीले यहाँ पर पाए जाते हैं और यह अत्यधिक शुष्कता वाला प्रदेश है। वहीं यदि इसका दूसरा जो भाग है रेतीले शुष्क मैदान का बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें ये जो बीच का एरिया है, कुछ क्षेत्र इसमें ऐसा है जो बालुका स्तूप मुक्त है, अर्थात जहां पर धरातल चट्टानी और पथरीला प्रकार का है और जहां बालुका स्तूप नहीं पाए जाते या रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो बालुका स्तूपों से मुक्त होने की वजह से ही इसको अलग वर्गीकृत किया गया है या फिर बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इस प्रदेश में मुख्य रूप से जैसलमेर का पोखरण जिला और जोधपुर का जो फलौदी क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। और लगभग 65 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इसका जो विस्तार है लगभग 65 वर्ग किलोमीटर में है। और ये 65 वर्ग किलोमीटर विस्तार वाला जो क्षेत्र है वो ऐसा है जिसमें धरातल चट्टानी प्रकार का है, जहां पर रेत के टीलों का अभाव देखने को मिलता है या फिर यहाँ पर रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं। इसी वजह से इसको बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। तो ये रेतीला शुष्क मैदान हुआ। अब हम बात करते हैं अर्ध शुष्क मैदान की। जो पश्चिमी रेतीला मैदान या रेगिस्तानी प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश है, उस मरुस्थलीय प्रदेश का ही दूसरा भाग जो कि अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगर के नाम से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है बीच में, ये अर्ध शुष्क मैदान, ये लिखा हुआ है अर्ध शुष्क प्रदेश। तो ये अर्ध शुष्क प्रदेश है और अर्ध शुष्क इसीलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो वर्षा की मात्रा है वो इस पश्चिमी शुष्क प्रदेश की तुलना में थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए ये अर्ध शुष्क है। यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा पाई जाती है। तो इस अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगर को भी हम 4 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं या फिर इसकी विशेषताओं के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा जाता है। तो इस अर्ध शुष्क प्रदेश को हम 4 वर्गों में या 4 भागों में बांट सकते हैं। और 4 भागों में सबसे पहले हम बात करते हैं लूनी बेसिन की। जो लूनी बेसिन है और लूनी नदी है जो इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो इस प्रदेश या इस लूनी बेसिन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इस अर्धशुष्क प्रदेश में या अर्धशुष्क मैदान में लूनी बेसिन आप मानचित्र में देख सकते हैं। तो ये लूनी बेसिन का क्षेत्र है जिसमें मुख्य रूप से बाड़मेर का कुछ क्षेत्र, जालौर और पाली और कुछ जोधपुर का जो इलाका है वो इस लूनी
जाता है, जहां से लूनी मुख्य नदी है जो गुजरती है, और इस लूनी नदी के अफवाह क्षेत्र में ये प्रदेश पड़ते हैं, इसीलिए इस प्रदेश को लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ये लूनी बेसिन है। दूसरा हम बात करते हैं इसमें नागौरी उच्चभूमि की। दूसरी जो है नागौरी उच्चभूमि है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये नागौरी उच्चभूमि लिखी हुई है, जो कि नागौर और नागौर के समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं, नागौर के समीपवर्ती जोधपुर का जो पूर्वी भाग है, इसके अलावा बीकानेर का जो पूर्वी भाग है, नागौर का अधिकांश भाग, तो ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर धरातल थोड़ा पथरीला प्रकार का है और जहां पर खारे पानी की झीलें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। तो इस नागौर और नागौर के आसपास का जो उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, इसमें खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, और ये नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये नागौरी उच्च भूमि भी राजस्थान बांगर या अर्धशुष्क प्रदेश का ही एक भाग है। तीसरा अर्धशुष्क मैदान का जो तीसरा भाग है शेखावाटी प्रदेश, और ये शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी जिसमें मुख्य रूप से झुंझुनू और सीकर जो जिले हैं वो आते हैं, और कुछ चूरू का जो भाग है वो इसमें शामिल किया जाता है। तो सीकर, झुंझुनू और चूरू के कुछ जो क्षेत्र हैं वो शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और अर्धशुष्क मैदान में ये जो शेखावाटी प्रदेश है, ये शेखावाटी प्रदेश मुख्य रूप से आंतरिक अपवाह क्षेत्र वाला प्रदेश है, अर्थात इस शेखावाटी प्रदेश में कुछ धरातल जो है रेतीले प्रकार का भी है, और यहाँ पर जो वर्षा का जल है वो छोटी छोटी शाखाओं के रूप में, छोटे छोटे नालों के रूप में आगे प्रवाहित होता है, और उन्हीं रेत के धोरों में और मिट्टी में ही सूख जाता है, और कुल मिलाकर के यहाँ पर आंतरिक अपवाह का विकास होता है। तो शेखावाटी का जो प्रदेश है ये आंतरिक अपवाह वाला क्षेत्र है, और ये शेखावाटी प्रदेश अर्धशुष्क मैदान के अंतर्गत ही आता है। तो अर्धशुष्क मैदान का तीसरा प्रमुख भाग हुआ शेखावाटी प्रदेश, और चौथा जो है वो है घग्गर का मैदान। और घग्गर का मैदान यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, घग्गर का मैदान जिसमें मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले शामिल हैं, और ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों वाला जो क्षेत्र है, यहाँ घग्गर नदी का ये प्रवाह क्षेत्र है, और पौराणिक काल की जो सरस्वती, घग्गर जो नदियां हैं, या सतलज की सहायक जो नदियां हैं, ये यहाँ होकर प्रवाहित होती हैं। इस वजह से इस क्षेत्र को घग्गर मैदान या घग्गर बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। और ये घग्गर का जो मैदान है, इसमें मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, और यहाँ भी मुख्य रूप से आंतरिक अपवाह प्रकार भी पाया जाता है, या फिर यहाँ इस क्षेत्र का भी जो जल है वो रेत के धोरों में ही विलीन हो जाता है, और आगे किसी सागर महासागर तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से अर्धशुष्क मैदान को या राजस्थान बांगर को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं, और ये 4 भाग लूनी बेसिन, नागौरी उच्चभूमि, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। तो ये 4 जो है प्रदेश अर्धशुष्क मैदान या राजस्थान बांगर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हुआ पहला राजस्थान का भूआकृतिक प्रदेश, जिसको हम पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश या पश्चिमी रेतीला मैदान या मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश, और दूसरा प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश है अरावली श्रेणी। और यहाँ आप देख सकते हैं जो पश्चिमी रेतीला मैदान और अर्धशुष्क प्रदेश के ठीक पूर्व में अरावली पर्वत वाला जो क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में, ये आप देख सकते हैं, ये अरावली श्रेणी यहाँ पर फैली हुई है, और अरावली पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वो राजस्थान का एक प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश है, जिसको अरावली श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये अरावली श्रेणी, और अरावली श्रेणी का जो विस्तार है वो अरावली पर्वत माला जो है वो मुख्य रूप से कुल टोटल 692 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है, और इस 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर का जो अरावली की लंबाई है वो राजस्थान के अंतर्गत शामिल है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से राजस्थान में ही फैली हुई है, या इसका विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान में ही है, और अरावली श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान का लगभग 9.3% धरातल शामिल होता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि अरावली श्रेणी जो दूसरा प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश है, ये राजस्थान के 9.3% भूभाग को अपने अंदर समाहित किए हुए है और ये मुख्य रूप से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैला हुआ है और राजस्थान को दो भागों में विभाजित करता है और राजस्थान की जलवायु के निर्धारण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से यह अरावली पहाड़ियां या अरावली की श्रेणी ये दूसरा प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश है और इस अरावली श्रेणी को भी हम अध्ययन के दृष्टिकोण से यहाँ 4 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं या अध्ययन कर सकते हैं। तो सुविधा की दृष्टि से अरावली श्रेणी को हमने 4 भागों में या 4 हिस्सों में विभाजित किया हुआ है और इन 4 भागों को यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, चारों के भाग लिखे हुए हैं। पहला जो है अलवर की पहाड़ी या उत्तरी पूर्वी अरावली हम इसको कह सकते हैं, दूसरा मध्य अरावली, तीसरा मेवाड़ की पहाड़ी और घोराट का पठार वाला क्षेत्र और चौथा जो है आबू पर्वत खंड। तो इस प्रकार से हम इस अरावली श्रेणी को 4 हिस्सों में विभाजित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ अरावली पहाड़ियों की और यहाँ आप डायग्राम देखें तो जो अरावली पहाड़ियां हैं इनकी चौड़ाई उत्तर पूर्व में भी काफी ज्यादा है और फिर मध्य में ये काफी सक्रिय है। अरावली पहाड़ियों की जो चौड़ाई है वो मध्य में सबसे कम है और इसके बाद में फिर आप देखें तो दक्षिण पश्चिम की ओर भी इनकी चौड़ाई काफी ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से उत्तर पूर्व में अरावलियों का जो विस्तार है वो प्रमुख रूप से अलवर और जयपुर जिलों में है और अलवर और जयपुर जिलों में जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो अलवर श्रेणी या अलवर पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। और इस अलवर पहाड़ियों में मुख्य रूप से अलवर की पहाड़ियां, सीकर और जयपुर की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं और इसमें खोदरिका है, नागौरियन है और आपकी जो है सीकर की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो इसमें रघुनाथगढ़ जैसी श्रेणी है तो रघुनाथगढ़ की श्रेणी, तो ये सारी श्रेणियां अलवर पहाड़ियों के अंतर्गत ही शामिल की जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरा मध्य अरावली की और मध्य अरावली जो कि इस अरावली का मध्यवर्ती भाग है और अरावली का जो मध्यवर्ती भाग है ये सबसे सकरा भाग है और इस भाग में जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं भीलवाड़ा और अन्य आसपास के जो जिले हैं वो इसमें शामिल हैं और यहाँ पर अरावली की चौड़ाई सबसे कम है और ऊंचाई लगभग 1100 से 1500 मीटर औसत रूप से यहाँ पर अरावली की चौड़ाई है और इसमें मुख्य रूप से अजमेर और उसके आसपास भीलवाड़ा और इनकी जो पहाड़ियां हैं वो शामिल की जाती हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा मेवाड़ की पहाड़ियां और मेवाड़ की पहाड़ियां यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेवाड़ क्षेत्र है जिसमें मुख्य रूप से उदयपुर और राजसमंद के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो उदयपुर और राजसमंद के क्षेत्रों में ये अरावली पहाड़ियों का विस्तार काफी ज्यादा है जहां पर अरावली पहाड़ियां जरगा के नाम से भी जानी जाती हैं और ये अरावली पहाड़ियां यहाँ मेवाड़ पहाड़ियां हैं और जो घोराट का पठार है तो गोगुंदा का पठार, घोराट का पठार, ये सभी जो है इसी अरावली के मेवाड़ पहाड़ियों वाले खंड में ही पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से उदयपुर और राजसमंद और उसके समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं वो इस मेवाड़ पहाड़ियों के खंड में सम्मिलित किए जाते हैं। और चौथा हम बात करें आबू पर्वत खंड, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस अरावली पहाड़ियों का सबसे दक्षिणी पश्चिमी भाग है और आबू पर्वत खंड मुख्य रूप से सिरोही जिले में जो माउंट आबू पर्वत है और माउंट आबू के समीपवर्ती अन्य जो पर्वत हैं वो समस्त जो है इसमें शामिल किए जाते हैं और अरावली पहाड़ियों का सबसे ज्यादा जो ऊंचाई है वो इसी आबू पर्वत खंड में पाई जाती है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है गुरु शिखर, वो गुरु शिखर की पर्वत चोटी भी इसी आबू पर्वत खंड में ही पाई जाती है। तो इस प्रकार से अरावली की जो पहाड़ियां हैं इन अरावली पहाड़ियों को मोटे तौर पर हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये दूसरा प्रमुख भौतिक विभाग हुआ। तो राजस्थान के भौतिक विभागों में ये 2 प्रमुख विभाग हमने देखे। अब अगले जो 2 विभाग हैं उनको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।